नमस्कार बच्चों। आज हम लोग कक्षा 11वीं के इतिहास के पाठ्यक्रम की चर्चा करें। जैसा कि आप लोगों को विदित होगा, भारत सरकार के द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई है 2024, जिसके तहत जो पुराने किताब थे उसमें से कुछ संशोधन करके पाठों की संख्या थोड़ी कम की गई है और वो क्वालिटी बेस हो गया है। उसके हिसाब से हम लोग चर्चा करेंगे और जो भी पाठ्यक्रम है उसकी यहाँ पे विस्तृत चर्चा करेंगे, के बारे में जानकारी लेंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना है और क्या क्या हमारी टीम के द्वारा आपके लिए सहूलियतें उपलब्ध करवाई जाएंगी। जैसे देखिए, ये इतिहास का है, हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। इतिहास का, और क्या आपको परिचय लेना है इसके बारे में या क्लास के बारे में हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा जो आपको उपलब्ध करवाई जाएगी उसके कुछ विशेषताएं हैं। जैसे ये है कि जो भी एनसीईआरटी की किताब है उसके अंदर जो भी कॉन्सेप्ट है, पूरी कोशिश होगी कि आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो भी कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे क्लियर करवाया जाए। तथ्य तो आपको मिलेंगे ही, जो भी फैक्चुअल जानकारियां होंगी वो आपको मिलेंगी, लेकिन उन फैक्चुअल जानकारियों के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है वो यहाँ क्लियर करने की कोशिश की जाए। कहीं से भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी सिलेबस है, और बहुत छोटा सिलेबस है, केवल 7 लेसन है इसमें, और उनको आपको भरपूर समय दे करके भरपूर समय दिया जाएगा। एक लेसन पे हो सकता है कि 4-4, 5-5 दिनों का क्लास चले, उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर टॉपिक पे भरपूर समय दिया जाएगा, उसके फैक्ट और कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर किया जाए। एनसीईआरटी के सभी प्रश्नावली मतलब देखेंगे, जब आप लेसन देखते होंगे, लेसन के बाद में जब खत्म हो जाता है लेसन, उसके बाद एक प्रश्नावली दी हुई रहती है, प्रश्नों की एक श्रृंखला दी रहती है, उसमें उनको यहाँ पे हल करवाया जाए। और फिर कुछ एग्जाम्पल्स रहते हैं, उदाहरण। कभी कभी आप देखते हैं किताबों के किनारे कहीं कहीं बॉक्स बना रहता है, उसके नीचे कुछ प्रश्न टाइप के दिए रहते हैं कि आप इस पर चर्चा करें, ठीक है, उसको भी यहाँ पे हल करवाया जाए। बहुत ज्यादा कोई भी समस्या होगी, ये जान लीजिए कि हमारी टीम के द्वारा, हमारे द्वारा ये कोशिश की जाएगी कि आपको हर तरह की सहूलियत, हर तरह की समस्या का निराकरण, निवारण यहाँ पे करवाया जाए। उसके बाद देखिए, कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी को अपने यहाँ लागू नहीं किए हुए। संभव है कि उन स्टेट्स में उनकी किताबें चलती हों, तो अगर ऐसी स्थिति होगी तो हम लोग एनसीईआरटी के अतिरिक्त जो किताबें चल रही होंगी और उसमें जो मैटर अतिरिक्त होगा उसका भी डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करेंगे। इसलिए जो भी यूपी के हैं या फिर मध्य प्रदेश के हैं या बिहार बोर्ड के हैं, इन सारे विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे क्लास करवाया जाए, ठीक है। उसके बाद है महत्वपूर्ण प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और मुझे लगता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सारे बच्चों का ये फेवरेट होता है। साल भर चाहे जिस परिस्थिति के ढंग से पढ़ाई किए रहे हो, लेकिन लगता है कि सर के द्वारा अगर 20-25 क्वेश्चंस का एक मॉडल दे दिया जाएगा तो उनका बेड़ा पार हो जाएगा। वो भी यहाँ करवाया जाए, लेकिन आपसे गुजारिश है आप लोग ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। सारे क्लास में शिक्षक के साथ रहेंगे, जो भी यहाँ पे निर्देश दिया जाएगा उसका आप लोग पालन करेंगे। हाँ, उसके बाद कुछ ऐसे प्रश्नों का संग्रह आपको जरूर दिया जाएगा जिसके माध्यम से आप कम से कम 90% से ज्यादा नंबर पा जाएंगे। बस आप बताए गए सारे दिशा निर्देशों का पालन करते रहे, और इसके अंतर्गत जो भी प्रश्न होगा, चाहे वो बहुविकल्पीय होगा या सब्जेक्टिव होगा, सारे प्रश्नों का यहाँ पे उत्तर भी लिखवाया जाएगा और प्रश्न का मॉडल तो दिया ही जाएगा। अब आते हैं अपने चैनल के बारे में। लाइव पाठशाला ये खुद भी टेस्ट सीरीज हर चैप्टर का, जैसे हम लोग सपोज करें पहला चैप्टर हमने हल कर लिया, उसी टेस्ट चैप्टर के बाद फिर हमारे चैनल के द्वारा टेस्ट पेपर का सीरीज श्रृंखला चलाई जाए। उसका जो भी पाठ हमने कर लिया उसके संदर्भ में जो प्रश्न रहेंगे उसको हम लोग हल करेंगे, टेस्ट भी करवाया जाएगा, और हर प्रश्न के जवाब यहाँ पे व्याख्या या तथ्य या कॉन्सेप्ट के हिसाब से उसको देने की कोशिश की, ठीक है। आइए अब हम अपने सिलेबस की तरफ चलते हैं। आप देख रहे हैं कि अनुभाग 1 प्रारंभिक समाज, मतलब अर्लियर सोसाइटी क्या थी, हम लोग शुरू में कैसे थे, कैसे आदिम समाज पत्थर को तोड़ करके, कंदमूल खा के, एक दूसरे को तो नहीं कह सकते, हो सकता है एक दूसरे को भी मार के खाते रहे, लेकिन हंटिंग कल्चर चलता था। मतलब वो जानवरों का मार के
शिकार करके खाते थे, गैदरिंग करते थे, रखे रहते थे। खाद्य संग्रहण, उन्हें उपजाना नहीं आता था, खेती करना नहीं आता, बाद में फिर खेती करना सीखे। इन सारी चीजों का हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये भी देखेंगे कि लेखन कला का विकास कैसे हुआ, तो हम लोगों ने लिखना पढ़ना कैसे सीखा, फिर ग्रामीण सभ्यता से हम लोग शहरी जीवन में कैसे आए। इन सारी चीजों का इस पाठ के अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे। फिर यहाँ 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, अफ्रीका, यूरोप और एशिया, इसके अंतर्गत जो भी साम्राज्य है उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यायावर साम्राज्य, आप लोग ये शुद्ध हिंदी में लिखा गया है, यायावर साम्राज्य। हम बोलचाल की भाषा में बताएं तो घुमक्कड़ी जीवन, जैसे जो बंजारे नहीं होते, अगर आप पुरानी फिल्में देखें कुछ उसमें बंजारों वाले सीन आते हैं। बंजारों का कोई अस्थायी निवास नहीं होता था, मौसम के हिसाब से जहां जाते थे वहां ठहर जाते, और उनके हिसाब से वो समय पूरा हो जाता था, फिर वो कहीं और के लिए निकल देते थे। आजकल की स्थितियां तो ऐसी नहीं है, अब तो सारे लोग अस्थायी जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, और भारत सरकार के द्वारा या भी जो भी सरकारें आती हैं उनके द्वारा ऐसी सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है कि वो अब अस्थायी जीवन जीवे। यायावरी साम्राज्य जो कल्चर है वो खत्म हो गया, लेकिन अभी भी पहाड़ी इलाका में अगर देखेंगे आप, जब ठंडी पड़ने लगती है तो ऊपर के जो चरवाहे होते हैं, पास भेड़ें होती हैं या जो याक रखे होते हैं, याक जानते होंगे, एक बैल की तरह होता, बड़े बड़े बाल होते हैं, हम पाए जाते, खासकर हिमालय के पूर्वी, तो आप जाएंगे पूर्वी साइड में तो सबसे ज्यादा याक पाए जाते। वो लोग नीचे उतर आते हैं ठंडी के महीने में, भयंकर बर्फ पड़ने लगती है, और जब बर्फ का सीजन खत्म हो जाता है तब स्प्रिंग सीजन आता है, मतलब जो बसंत वाला, वो बर्फ हट जाता है और नए नए वहां से जो घास उसकी कोपले निकल आती, फिर वो वापस चले जाते। तो इसी टाइप का पहले हुआ करता था, कल्चर ज्यादा था यायावर। और आप देखेंगे चंगेज खां वगैरह, ये पूरी तरह से वही थे, यायावरी थे, जंगली थे, किसी भी साम्राज्य में जाते थे, लूटपाट कर करके मार पीट देते थे, उसके बाद सारा धन दौलत दे करके चले जाते थे। ये अस्थायी साम्राज्य से कुछ लेना होना नहीं था। तो हम लोग इसके बारे में जानकारी लेंगे। फिर उसके बाद रहा बदलती परंपराएं, किस तरह से धीरे धीरे परंपराएं बदल रही, ग्रामीण परंपराएं बदल करके आत्मसात, ये ऐसी स्थितियां आ गई हैं कि अपनी संस्कृतियों को भी लोग भूलने लगे हैं, आधुनिकता इस तरह हावी होती जाए। लेकिन मैं सारे लोगों से गुजारिश करूंगा कि संस्कृतियों को भूलना नहीं है, अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो उसमें सुधार करना है और फिर उसको अपनाना है। क्योंकि अगर आपने अपनी संस्कृति छोड़ दी, जिसने अपना इतिहास भूला, इतिहास खुद उसको भूल जाता है। आइए अपने चैप्टर पे आते हैं, बदलती हुई परंपराएं, किस तरह से सोसाइटी में वर्ग हुआ करते थे, हम इसको पढ़ेंगे। सांस्कृतिक परंपराएं कैसी हैं, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। और जब ये सब चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ेंगे ना, तो विधिवत इसके बारे में बताएंगे और आपको अच्छा लगेगा उस समय इसकी जब व्याख्या करेंगे। जो भी चीजें हैं इसको क्लियर की जाएंगी, और जो भी चीजें यहाँ पे क्लियर की जाएंगी आप हर चैप्टर के हिसाब से क्लियर करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने बताया आपको, वैसी चीजें यहाँ पे क्लियर की जाएंगी कि कैसे किन किन। अभी देखिए हमने 4 चैप्टर पढ़ा, चौथा फिर 5वां है, ऐसे ही 6वां है और 7वां है, इसकी भी व्याख्या करेंगे। अभी देखिए हम लोगों ने 5 देखा, अब ये आधुनिक अनुभाग 4 मतलब खंड बनाया गया है। जैसे हम लोग इधर पहले देखे, इस वाले में, पहले वाले में देखे, जैसे हम लोग इसके पहले 3 अनुभाग पढ़े हैं, वैसे चौथा है, और इसमें मूल निवासियों का विस्थापन। मूल निवासी जो कि उस क्षेत्र विशेष, खंड विशेष के मूल निवासी थे। और उसके बाद है फिर आधुनिकीकरण के रास्ते, आजकल हम लोग जो कर रहे हैं आधुनिकीकरण, यही था खुद को मॉडर्न करना, में परिवर्तन करना, यही सारी चीजें हैं। आधुनिकीकरण ये भी देख सकते हैं कि आप लोग अपने घर के बुजुर्गों से पूछें तो पहले ज्यादातर लोग धोती कुर्ता पहनते थे, या फिर उनके द्वारा कुर्ता पैजामा पहना जाता था। महिलाएं साड़ी पहनती थी, साड़ी पहनने कल्चर तो आज भी दिखता है, लेकिन पुरुषों में धोती कुर्ता पहनने का कल्चर तो जैसे लग रहा खत्म सा। ग्रामीण क्षेत्रों में भले ही कुछ अभी देते हैं मगर दिखते नहीं है, शहरों में तो लग रहा कि कल्चर ही नहीं है, खत्म हो गया है कल्चर अब इन सब चीजों का, समझ रहे हैं। तो ये हम लोग 7 का अध्ययन करेंगे, कितने कितने चैप्टर है, क्या क्या रहेगा, और जब क्लास लिया जाएगा तो चैप्टर के हिसाब से
विधिवत इस पर चर्चा करेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा और आपके साथ मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपके साथ अपनी चर्चाओं को, अपनी जानकारियों को साझा करेंगे। अब इसके बाद हम इस मुद्दे पर आते हैं कि हमारा चैनल आपके लिए क्या करे, आपको क्यों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, हमारे साथ क्यों जुड़ना चाहिए, इस पर हम चर्चा करते हैं। क्या हम सुविधाएं आपको दे सकते हैं। प्रत्येक प्रश्नावली के पूर्ण होने के उपरांत टेस्ट का आयोजन। अभी हम लोगों ने देखा कि जो भी पाठ होता है ना, लेसन के बाद जो प्रश्न के बने रहते हैं उसको हल करेंगे, उदाहरण वाले जो प्रश्न रहते हैं उसको हल करेंगे, फिर उसके बाद टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। ठीक, टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। इससे क्या होगा ना, आपको अपना मूल्यांकन करने की सहूलियत हो जाएगी। आपको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या कमियां रह गई हैं और आपकी तैयारी किस स्तर की जा चुकी। पता क्या है, पढ़ने के बाद अगर हम परीक्षाओं के दौर से ना गुजरे तो पता ही नहीं चलता है कि हमारी तैयारी किस स्तर पे है। ठीक है, उसके बाद अगले पर आते हैं, प्रश्नावली के संपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों का अभ्यास। और ये यूट्यूब पर, ये चैनल पर होगा, यूट्यूब पर होगा, लेकिन एप्लीकेशन पे नहीं होगा। ठीक है, ये बहुविकल्पीय प्रश्नों का, जिसमें होता है ना कि एक खंड ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया, ऐसे करके आप लोग 10th में लेकर के आए होंगे इन्हीं चीजों का, इसका भी हम लोग अभ्यास करेंगे। फिर यहां दिया हुआ विद्यार्थियों के समस्याओं के निराकरण के लिए प्रत्येक शनिवार को उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का समाधान, मतलब शनिवार का दिन पूरी तरह से आप लोगों को समर्पित है। आप लोगों ने मंडे टू फ्राइडे क्या पढ़ा हुआ है, उसके संदर्भ में जो भी आपके पास प्रश्न है, जो भी समस्याएं हैं, जो भी आपके मन के अंदर जिज्ञासाएं हैं, वो आके आप अपने शिक्षक से पूछ सकते हैं। और हम आपको आश्वासित करते हैं कि यहाँ के जो भी टीचर हैं, जो भी अपने विषय के विशेषज्ञ हैं, वो आपको निश्चित रूप में अपने जवाबों के द्वारा संतुष्ट करें, में कोई दो राय नहीं। आगे बढ़ते हैं। फिर है कि टेस्ट के विद्यार्थियों के प्रदर्शन के बारे में उनके माता पिता से उनका फीडबैक। आप ये भी जान लें कि आपके माता पिता से भी, आपके पेरेंट्स से भी संपर्क करने की कोशिश की जाएगी। आप ये ना सोचो कि पढ़ करके निकल लेंगे और पता नहीं चलेगा। ताकि ज्यादातर लोग ऑनलाइन क्लासेज में ये होता है, यहाँ आते हैं, क्लास करते हैं और उनको लगता है, मम्मी पापा को लगता है पढ़ रहे होंगे, तो आपके मम्मी पापा का फीडबैक भी लिया जाएगा। और अगर आप ये सोच रहे होंगे कि केवल टेक्स्ट के माध्यम से कि आपने मैसेज कर दिया, आपने खुद ही मम्मी पापा बन के, तो गलत है। बाई फेस भी हम लोग कैमरे पर भी उनसे मुलाकात करेंगे, इसलिए ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। और टेस्ट में टॉप 10 आने वाली, तो भी आप लोगों के मित्र होंगे, दोस्त होंगे कक्षा के, चाहे वो 100, 200, 300 जो भी आप लोगों की संख्या रहेगी, जब टेस्ट का आयोजन किया जाएगा तो जो टॉप 10 में रहेंगे उनके नाम को भी बताया जाएगा। यकीन मानिए, वो जो टॉप 10 में आते हैं ना, वो नाम सुनना बड़ा अच्छा लगता है। और कोशिश करके देखिए तो, और आप टॉप 10 में आ करके तो देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको, मतलब बहुत आनंद होगा उस चीज को हासिल करना। ठीक है, और सिर्फ इतना ही नहीं, जो लोग टॉप 10 में आए रहेंगे, अगले सत्र में उनको जो कोर्स में एडमिशन लेंगे, हमारे टीम के द्वारा उन्हें छूट भी दिया जाएगा। कितना % होगा वो आपके प्रदर्शन पर हमारी टीम के द्वारा हमको अवगत करवाया जाएगा, तो हम आपको अवगत करवा। लेकिन ये जाने कि दोहरा लाभ है ये। पहला तो आपको अपने प्रदर्शन का स्तर पता चलेगा, अपनी पढ़ाई का स्तर पता चलेगा। दूसरा वो खुशी कि हम टॉप 10 में हैं। और तीसरा वहां पे आने के बाद जब आपको इसमें आर्थिक भी मदद मिल जाएगी। आप सोचिए, अगर आपका फीस 10,000 है, तो 3,000 छूट गया, 1,000 बचा, वो भी आपको यहाँ बचेगा। ये भी होगा टॉप 10 के विद्यार्थियों के लिए कुछ ना कुछ विशेष छूट होगा। छूट तो सबके लिए है कि हमारी टीम ने हमको शायद अब बताया, और हो सकता है आप लोगों के पास ये सूचना जा पहुंची हो। जो भी फीस निर्धारित की गई है, इस समय सबसे लोवेस्ट फीस रखी गई है। कहीं से भी आपको, आपके गार्जियंस को कोई भी आर्थिक दबाव नहीं महसूस होगा, इतना कम फीस है। पूरे सत्र की फीस उतनी है जितना आप लोग महीने में दे डालते हो। मैं ये आसानित करता हूं आपको, मुझे अभी जानकारी नहीं फीस कितनी है, लेकिन इतना मैं आपको गारंटी देता हूं कि जितना आप लोग महीने की फीस देते हो,
उतना आप यहाँ पूरे एक सत्र में पाएंगे। और योग्य टीचरों के द्वारा, आपको अगर यकीन नहीं आएगा तो यहां से नाम और फोटो लेकर के सर्च कर लीजिएगा, सारे टीचर किसी ना किसी प्रतिष्ठित संस्थान से जुड़े हुए। और आप जब उनके अध्ययन को देखेंगे, उनके स्तर को देखेंगे, तो निश्चित आपको जानकारी होगी उनका लेवल क्या है। जैसे हाई स्कूल के विद्यार्थियों का हमें अभी सूचित किया गया है कि 2000 की फीस है, लेकिन डिस्काउंट के बाद मात्र 999 फीस है। पूरे 50% का डिस्काउंट, पूरे 50% का डिस्काउंट है। और ये होली ऑफर है कि अभी हम लोग का चैनल भी शुरू हो रहा है और प्रारंभ में ही हम लोग ये ऑफर दे रहे हैं। और महोत्सव, आप लोग होली महोत्सव देखेंगे, ये होली महापर्व है। और जिन लोगों ने मेरा ये होली महापर्व पे हमने एक छोटा सा वीडियो भी बनाया हुआ है आप लोगों की शुभकामनाओं के लिए, जानकारी के लिए, आप लोग जा करके देखें। उसी उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे कुछ ऑफर दे रहे हैं। जैसे हाई स्कूल के लिए 50% है, वैसे इंटर के लिए भी 3000 फीस निर्धारित की गई है और मात्र फीस पड़ेगी 1200 रुपए, 1199। आप सोचें कि कितना आपका फायदा है, 1801 रुपए बच रहे, 50% से भी ज्यादा डिस्काउंट। और आपको ये पूरे सत्र का कोर्स है, महीने का नहीं। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा विद्यालय होगा जो 1000 फीस एक पूरे साल का लेता हो। इतने ऐसे विद्यालय हैं जो 5000 रुपए एक महीने की फीस लेते हैं। और यहाँ आपको पूरे सत्र का, और वो भी एक सब्जेक्ट का नहीं, सारे सब्जेक्ट का। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, लोगों को बताएं कि ऐसी सुविधा यहाँ आपको मिल रही है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि जैसे ही आपने पहले दिन किसी भी टीचर का क्लास किया, आपको लगेगा कि हाँ आप एक अच्छी संस्थान में जुड़ गए। ठीक है, अब आइए कुछ पढ़ लिया जाए। जैसे हम लोगों ने देखा 7 चैप्टर है, तो क्यों ना थोड़ा सा हम लोग आपस में जुड़ करके एक दूसरे को जाने, बताएं, और थोड़ा सा डेमो हो जाता है इसमें। ठीक, पहला चैप्टर है लेखन कला और शहरी जीवन। हमने लिखना पढ़ना कैसे सीखा और शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ होती है। इसी के अंतर्गत मेसोपोटामिया आता है। मेसोपोटामिया, आइए थोड़ी सी जानकारी इसी के बारे में लेते हैं। आप लोग जब इस क्लास को देखेंगे, तो इस क्लास को जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि हो सकता है सर बढ़िया ही पढ़ा रहे हैं। और इससे क्या होगा कि आज के दिन में जब आप पहला वीडियो देखेंगे तो हो सकता है कि आप मेरे परीक्षक रहें, आपके फीडबैक से मुझे पता चले कि हम किस ढंग से पढ़ा रहे हैं, हमारी टीम को उत्साहवर्धन हो। ठीक है, और क्या ऐसी अपेक्षाएं हैं आप लोगों की जो हम लोग यहाँ पे पूरी कर सकते हैं। ठीक, तो हम लोग पढ़ते हैं आज मेसोपोटामिया के बारे में। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता की चर्चा करते हुए दिखते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता कोई एक किसी विशेष सभ्यता को नहीं कहते, वो भिन्न भिन्न सभ्यताओं का समूह है। और सच बताएं तो मेसोपोटामिया सिर्फ स्थल के नामकरण के माध्यम से देखा गया। अगर आप इसको देखेंगे तो मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया ये एक ग्रीक शब्द है। ग्रीक, ये एक ग्रीक शब्द है। ग्रीक मतलब होता है यूनानी, यूनानी। ठीक, अब इसके अंतर्गत अगर इसके हम शाब्दिक अर्थ देखें तो इसमें 2 शब्द जुड़े हुए, एक है मेसो और दूसरा है पोटामिया। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि हम लोग इसको पढ़ने की सुविधा के हिसाब से ऐसे लिख ली, नहीं तो इसका जो नाम है वो है मेसोस। मेसोस, ये है मेसोस। और मेसोस का जो हिंदी रूपांतरण है उसका मतलब होता है मध्य। आप लोग देखते हो ना, हिंदी में कहते हैं कि ये गंगा यमुना का दुआब है, ये गोदावरी और कावेरी का दुआब है। दुआब मतलब होता है जहां 2 नदियां मिलती हैं उस जगह को संगम कहते हैं। और वो नदियों के जो क्षेत्र होते हैं दोनों के बीच में, सपोज करें कि ये वो बिंदु है
यहाँ पे वो दोनों नदियां आकर के मिल रही हैं ऐसे, और यहाँ पे निकल रही हैं दोनों। अगर यहाँ पे निकल रही हैं और यहाँ आकर के मिल रही तो ये हो जाएगा संगम का क्षेत्र, ये संगम हो जाएगा, और यही क्षेत्र दोआब हो जाएगा। ये अगर ये ना मिलती हैं, सोच लीजिए कि यहाँ पे निकली, यहाँ पे निकली, और ये दोनों अलग अलग समंदर में जा रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये वाला दोआब नहीं माना जाएगा, तब भी ये दोआब माना जाएगा। लेकिन हम आपको जंक्शन के बारे में, संगम के बारे में बताएं। तो ऐसे ही ये मेसोस का मतलब है मध्य, और जो दूसरा शब्द है वो है पोटामैस, ये वाला जो का मतलब होता है नदियां, नदियां। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इसका शाब्दिक अर्थ निकला क्या? का शब्द निकला आर्थिक नदियों के बीच का क्षेत्र। तो नदियां कौन सी हैं? अगर हम आप लोगों को मैप की अगर जानकारी हो तो देखते होंगे ना कि ऐसे मैप में एक ऐसे बना देते, छोटा सा, ऐसे छोटा सा बना देते जानकारी देने के लिए। कोई भी आप मैप देखें, अगर वो सच में ढंग से बनाता है तो एक कोने पे एक ऐसे ये दे देता है। इसका मतलब होता है कि ये पूरब है, ईस्ट, ये यन मतलब नॉर्थ, ये यस मतलब साउथ, और ये वेस्ट। एक छोटी सी जानकारी बच्चों आपको दे दें, ये लिखते हुए हमको ये याद आया, आप लोग नाम सुनते होंगे समाचार, जो अंग्रेजी होता है न्यूज, ये इसी को मिला के बनाया। इन्हीं चारों के पहले अक्षरों को मिला करके न्यूज, अंग्रेजी का न्यूज बन जाता है, जिसका अर्थ होता है समाचार। ठीक, आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। उसके बाद होता क्या है, अब ये बताने के पीछे का उद्देश्य है कि जब हम नदियों के बारे में देखेंगे, जब आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो इस साइड में सपोज करें, इस साइड में आपको यही सीरिया दिखेगा, ऐसे वर्ल्ड मैप में एक जगह यहाँ पे तुर्की दिखेगा, ऐसे करके वो तो यूरोप तक चला जाता है। एक छोटा सा द्वीप है जो यूरोप तक है, इसीलिए यूरोप वाले कुछ मजाक में कहते भी हैं तुर्की को कि ये यूरोप का बीमार है। यूरोप सारे लोग विकसित हैं, तो विकसित नहीं है। एक छोटा सा यहाँ पे ऐसे अगर देखेंगे वर्ल्ड मैप में, यहाँ पे पड़ता है। उसके बाद ये वाला जो खंड है ये इराक का है यहाँ पे, और ये वाला क्षेत्र जो है ईरान का है। ठीक, तो जो मेसोपोटामिया का क्षेत्र है वो मुख्यतः तो इराक के गणराज्य में पड़ता है, इसी में। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो सीरिया के पूरब और कुवैत के दक्षिण, और वो क्या कहते हैं तुर्की के दक्षिण और पूरब, इस वाले एरिया में, मतलब ये वाला ऐसे, और ईरान और इराक के सीमा पे जहां तक उसका क्षेत्र चला। ये हो गया मेसोपोटामिया का भौगोलिक विस्तार का वर्णन। ठीक है, अब आते हैं कि ये मेसोपोटामिया सभ्यता है क्या। आप ये जान लें कि शहरी जीवन का शुरुआत मेसोपोटामिया में ही हुआ है, वहीं पर होता है। अब ये देखें तो इसी तरह से दो नदियां हैं, इस साइड में फरात है और इस साइड में दजला है। ये दजला, ये वाला नदी जो है दजला, दजला, और ये वाला है फरात। के बताने के पीछे का उद्देश्य था जो पूरब और पश्चिम का, आप ध्यान रखें, पश्चिम साइड में फरात है और पूरब के साइड में दजला है। फरात मतलब यूफ्रेट्स, यूफ्रेट्स, और ये है दजला मतलब टिग्रिस, टिग्रिस, और ये है यूफ्रेट्स। कहीं कहीं यूफ्रेट्स लिखता है और कहीं कहीं दजला लिखता है। अब पूरा अर्थ ये हुआ कि दजला और फरात के बीच की जो भूमि है वही मेसोपोटामिया है, और उसी मेसोपोटामिया के तहत सभ्यताओं का विकास हुआ। और इसमें कोई एक सभ्यता नहीं है, बल्कि चार चार सभ्यताओं का विकास हुआ। बात होती है सुमेर सभ्यता से। आप लोग जब हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी कहीं से प्राप्त किए होंगे तो आपको पता चला होगा
कि सुमेर से और उर से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापारिक संबंध, अर्थात सबसे पुरानी सभ्यता सुमेर की सभ्यता है जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता तक थी। तो पहली सभ्यता हो जाएगी सुमेरियन, सुमेरियन सभ्यता। ये मेसोपोटामिया के अंतर्गत पहली सभ्यता, पहली सभ्यता। ठीक। अब इनकी सभ्यता, इनकी भाषा भी थी, इनकी लिपि भी थी, और वो थी सुमेरियन के अंतर्गत सुमेरियन भाषा सबसे पहली। उसके बाद फिर जो दूसरी सभ्यता आ रही है वो है अक्काडियन। ये जो जनजाति थी वो अक्काड थी, अक्काड, या कहीं कहीं अक्काद मिलता है, और इनके द्वारा स्थापित सभ्यता जो है अक्काडियन हो जाए, अक्काडियन। ठीक, ये सभ्यता है अक्काडियन, अक्काडियन सभ्यता सबसे पुरानी ये है। उसके बाद अक्काडियन होता है। फिर उसके बाद आप लोग अगर अलेक्जेंडर के बारे में पढ़े हों, अलेक्जेंडर मतलब सिकंदर, आप देखे होंगे कि उसकी मृत्यु बेबीलोन में होती है, और इसी अक्काडियन और सुमेरियन सभ्यता के ध्वंसावशेषों पर बेबीलोनियन सभ्यता की स्थापना हो, सभ्यता हो जाएगी बेबीलोन की। ये हो जाएगा। और सबसे आखिर का है सुमेरियन, तो सॉरी, सबसे आखिर का है सीरियन, असीरियन, असीरियन सभ्यता। इन्हीं चारों सभ्यताओं को मिलाकर मेसोपोटामिया सभ्यता का वर्णन होता है। असीरियन सभ्यता, आप लोग भाषाओं के बारे में देखेंगे, जब अशोक के लेखों के बारे में देखेंगे तो होता है कि उसका लेख है प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, कहीं कहीं यूनानी में भी है, अरामाइक में भी है, ग्रीक में भी। ये यही ग्रीक है, यूनानी और अरामाइक, इन्हीं लोगों के द्वारा असीरियन सभ्यता के द्वारा लिखा, निर्मित किया गया भाषा था जो असीरियन के नाम। ग्रीक भी मिलता है जो सुमेरियन और अक्काडियन का था, हमारा था, खरोष्टी था ईरानियनों का। ठीक है। आप ये जाने कि जो अभिलिखित इतिहास प्रारंभ होता है वो सबसे पहला मेसोपोटामिया का ही प्रारंभ होता है, और वो है सुमेरियन, सुमेर लोगों का, सुमेर लोगों का। ये इस वाले इलाके में सुमेरियन सभ्यता हुई, मतलब मध्य दक्षिण। और फिर जब देखेंगे बेबीलोन पूरी तरह से यहाँ हो जाता, क्योंकि अक्काडियन का पूरा क्षेत्र ये होता है, बेबीलोनियन ने पूरा कब्जा किया। और जो असीरियन सभ्यता है ये सबसे उत्तर की तरफ। अब हम लोगों ने थोड़ा बहुत जो जानकारी था वो देखे, अच्छा लगा होगा तो कमेंट्स के माध्यम से भी आप लोग बता सकते हैं। ये रही थोड़ी सी जानकारी मेसोपोटामिया की। और ये जान ले शहरी सभ्यता, इनकी संपन्नता, व्यापार के माध्यम से बड़ा पैसा कमाते थे, चाहे धन दौलत कमा लिए। और ये दोआब में थे, इन दोनों दजला और फरात नदियों के बीच में, तो इनके पास एक अच्छी उपजाऊ जमीन थी जहाँ पे कृषि कार्य भी पर। इन्हीं चार सभ्यताओं के एकीकरण के कारण मेसोपोटामिया को सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। यदि प्रश्न पूछा जाता है जब बड़ी परीक्षा में आप जाएंगे, हो सकता है आपके इंटर में ही आया हो, ये प्रश्न आता है कि सभ्यताओं का पालना किसको। लोगों को ये लगता है कि मेसोपोटामिया कोई एक सभ्यता है, तो ये समझ नहीं पाते कि सभ्यताओं क्यों कह दिया। ये चार सभ्यताओं से मिलकर के मेसोपोटामिया खुद को निर्मित कर। बच्चों आज यहीं तक, फिर क्लास में मिलते हैं हम लोग, और हर चैप्टर का लोग मिल करके डिस्कशन करेंगे। खुश रहिए, आपका दिन शुभ हो।